देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की छुट्टी करने की तैयारी, बड़ी तैयारी एक चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यह तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में अचानक भूचाल मच गया है। जब से अजीत पवार ने बयान दिया या चंद्रबाबू नायडू ने दिया और एनडीए गठबंधन के घटक दल जीतन राम मांझी ने, तब से जैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी, और इंडिया गठबंधन आंदोलन के लिए भी तैयार हो रहा है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और अरावली को लेकर के जो देश सड़क पर आ गया है, चाहे वह संस्थाएं हो जो पर्यावरण को लेकर के बहुत सक्रिय रहती है, या फिर राजनीतिक दल। अखिलेश यादव ने तो बहुत अच्छा ट्वीट किया अरावली को लेकर के, और अपने ट्वीट में उन्होंने अरावली की बातें जो कही, हर व्यक्ति को अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर जाकर के उसे पढ़ना चाहिए जरूर, और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, अरावली है तो हम स्वच्छ हैं, अरावली जिस दिन खत्म हो जाएगी तबाही मच जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगी दिल्ली। और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बेहतर नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के ऐलान ने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जो जनवरी से देखने के लिए मिलेगा। आप दर्शकों को सड़कों पर इंडिया गठबंधन होगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा चेहरा राजू यादव जी साथ में जुड़े हुए हैं, रोज की भांति आज भी। और आप दर्शकों के सामने बहुत सारे प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, चाहे चुनाव आयोग को लेकर के हो, बांग्लादेश को लेकर के हो, और इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी, और एनडीए में हो रही टूट का क्या पड़ेगा असर इस देश की राजनीति पर। तो राजू जी, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। तो इंडिया गठबंधन तो आंदोलन का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है, क्या तैयारी है? कुछ बहुत बड़ी तैयारी है क्या? तैयारी तो बहुत बड़ी भी नहीं, क्योंकि ये जो भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, सबके सब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। गाहे बिगाहे इनके कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत, दुख किसी भी तरीके से ना चाहते हुए भी इनका जो है ऊपर जुबान पे छलक के आ जाता है, प्रेस के विभिन्न माध्यमों से या उनके मंचों से ही। जैसे अभी हाल में ही आज ही का बयान है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का बयान है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। कोई वादा किया होगा नीतीश कुमार जी से बिहार को लेकर के, या उनकी पार्टी को लेकर के, उनके सांसदों को लेकर के, राज्यसभा सीट को लेकर के। और कल नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे, इनको जो है फिक्स कर दिया होगा, कुछ नहीं दिखाया होगा, कुछ नहीं आश्वासन दिया होगा गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो चाणक्य कहे जाते हैं। और इधर जीतन राम मांझी जी का भी है। जीतन राम मांझी जी भी भली भांति समझ गए हैं कि भाई इनका गेम ओवर होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं छोड़ेंगे तो जीतन राम मांझी का गेम ओवर हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो एनडीए का गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए ये लोग बड़े पसोपेश में है कि करें तो करें क्या, और अपने दर्द को किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी लाभ छुपाने की कोशिश करने के बावजूद भी दर्द छलक के बाहर आ ही जाता है। क्यों ना है? क्योंकि ये देश के लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि डिक्टेटरशिप बन के कार्य करे, वो जनता के बीच, क्योंकि ये दलित पिछड़े लोग वर्ग से आते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो उच्च वर्गीय है और देश को गुलामी की तरफ ले जा रही है, और इसको ये लोग भली भांति जान रहे हैं।
तभी ये कहीं ना कहीं भूचाल की आहट सुनाई पड़ रही है आपको, हमें, हम और आप नहीं कह रहे हैं, हमारा इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कह रहा है, वो खुद ब खुद उन लोगों को इंडिया गठबंधन के अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अपने लिए सुरक्षा दिख रही है, तभी वो इंडिया गठबंधन की तरफ भाग रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है, यह खबर निकल रही है, क्या देखिए, सच्चाई क्या है? आंदोलन की तैयारी के लिए देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के तैयारी पे हुआ है। जैसे अभी हालिया ताजा मुद्दा जो है बांग्लादेश का है, हिंदुओं पे वहां पे कितना अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और सीएए जो ये मोदी सरकार लागू करना चाहती थी और जिसका जो है विपक्ष ने पूरा विरोध किया था। सीएए में क्या था, शायद आपके दर्शकों को, शायद भारत की जनता को पूर्ण तरीके से ना मालूम हो, थोड़ा सा मैं सारांश में इसके बारे में बता दूं। सीएए का मतलब ये था कि जो भी अन्य देशों में हिंदू रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, खासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां के हिंदुओं को लाके यहाँ पे बसाना। भाई वहां के हिंदुओं, ये सरकार क्यों नहीं करती कि जहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, रक्षा क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में भारत इतना आगे है कि वहीं पे बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दे, हिंदुओं के अलग राष्ट्र बना दे, पाकिस्तान में सिंध अलग कर दे, बलूचिस्तान अलग कर दे, वहां के हिंदुओं को अपने यहाँ बोझ बढ़ाना है। ये अखंड भारत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग सिकुड़ते भारत निर्भर, तो वहां के हिंदुओं को बुला के भारत में बसा लो। वैसे ही हमारी 150 करोड़ की जनसंख्या है, और वहां पे 20-22 करोड़ वहां से, और पूरे विश्व से बुला लो हिंदुओं को। ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई उसी देश में उनके लिए व्यवस्था कर दें, सामरिक हमला करें, करोड़ों लोगों के मैं ये कह रहा हूँ कि 144 करोड़ तकरीबन हमारे देश की आबादी है। हालांकि जनगणना तो हुई नहीं है, सरकारी आंकड़े तो है नहीं, प्राइवेट आंकड़े हैं। ये 144 करोड़ विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन गया, तो इसमें करोड़ों लोगों के नाम काट रहे हैं, और बांग्लादेश से क्या भारत लेके आएंगे? भारत वालों को बांग्लादेश भेज रहे हैं, आप बांग्लादेश वाले को भारत लाएंगे? वही चीज तो है, ये सरकार की नीयत में और कार्य करने की शैली में बहुत बड़ा खोट है, और ये आज से नहीं है, जब से ये जनसंघ बना तब से है। ये सपना तो भारतवासियों को, देशवासियों को ये दिखाते हैं कि अखंड भारत, हम जो है अखंड भारत जो पुराना था उस भारत में लाएंगे। अब क्या है, खुद सिकुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य देशों, जो मुस्लिम कंट्रीज में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनको कह रहे हैं हिंदुस्तान में ले आओ। अरे भाई, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते? वहीं पे सामरिक दृष्टि से इतने मजबूत हो, विश्व की चौथी बड़ी सामरिक रूप से हमारी सेनाएं सक्षम है, विश्व की चौथी बड़ी शक्ति रखते हैं हम लोग। हम चाहे बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के लिए सेपरेट राज्य, जैसे उस वक्त पाकिस्तान को हमने अलग करके बांग्लादेश बनाया, इसी तरह बांग्लादेश के दो टुकड़े करके हिंदुओं के लिए सेपरेट राज्य नहीं बना सकते। इसी तरह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अलग करके एक अलग प्रांत नहीं बना सकते। कोई हमारी टक्कर में है? इवन आज की डेट में सामरिक रूप से चाइना भी हमारे टक्कर में नहीं है। चाइना भी हमसे लड़ने के लिए कम से कम 50 बार सोचेगा। तो भाई वहां के हिंदुओं को क्यों बुला रहे हो? आप वहीं पे अपने हिंदुस्तान, तो नहीं, बसा दो। मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि चाइना हमसे लड़ने के लिए 10 बार सोचेगा, तो वह तो पिछली सरकारों में हुआ करता था ऐसा। अब तो क्या नाम है कि मोदी जी कह रहे थे कि लाल आंख दिखाएंगे हम, तो चाइना तो अरुणाचल में भी कब्जा कर लिया, और लद्दाख में भी कब्जा कर लिया, तो लाल आंख तो नजर नहीं आई। तो वह तो सोच कह रहा है, वह तो सीधा कब्जा कर रहा है। हमारी सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है। हमारी सरकार तो बोल रही है कि घुसा ही नहीं है चाइना हमारे देश में। सुनिए जबकि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का आधिकारिक बयान है, उनका छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी को कोई कुछ नहीं समझता, वह कभी भी कुछ बयान देते, उनको नेग्लेक्ट कर देते। हम राहुल गांधी की बात करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्लियामेंट के पटल पे ऑन रिकॉर्ड यह बातें राहुल गांधी ने कही कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हड़प ली है, और हमारे देश की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। यह एक सेना के अधिकारी का भी बयान आया हुआ था, उसका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था। हाँ बोलिए। मैं बता रहा हूँ, ये जो सरकार है ना, ये पुराने बोए हुए फसल को काट रही है, उस फसल को नष्ट कर रही है जो हमारे पुराने नेताओं ने और पुराने देशभक्तों ने इस देश को आजादी के बाद खड़ा किया। मैं उदाहरण दूंगा 1965 के युद्ध का। हमारे प्रधानमंत्री थे
स्वर्गीय वो लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 सरकार चीन के जस्ट बाद 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया। उसके बाद 65 में पाकिस्तान ने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो दें, उसने अटैक कर दिया। उस वक्त हमारा देश बहुत भयंकर कंडीशन से गुजर रहा था। अकाल, चारों तरफ अकाल अकाल पड़ा था, बरसात हुई नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेना को खुला ऑर्डर दे दिया। उधर से पाकिस्तान ने अटैक किया इधर अपने राजस्थान वाले बॉर्डर से, जिसपे जो है बॉर्डर मूवी बनी हुई है। इधर से हिंदुस्तान की सेना सीधे घुस गई लाहौर पे, पूरा कब्जा कर दिया। उस तो वक्त के जबकि संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था। नहीं, और आज की सरकार, मैं ये बता रहा हूं, आपकी बातें सही है। तो फिर इसका मतलब क्या कि हरियाणा की पहलवान बेटियां आती हैं तो उनको सड़कों पर घसीट दिया जाता है, किसान आंदोलित होते हैं तो लठ मार के भगा दिया जाता है, विपक्ष सड़क पर उतरती है तो कोई सुनवाई ही नहीं है उसका। तो इसका मतलब क्या, यह सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है? देखिए, मैं इनकी जितनी भी सरकारें हुई है ना, आरएसएस माइंडेड या आरएसएस विचारधारा वाली, चाहे अटल जी की सरकार हुई हो, मैं सबकी कमियां सामरिक दृष्टि से और रक्षा क्षेत्र में ये लोग कितने दब्बूपना दिखाते हैं, मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। कंधार हाईजैक हुआ 1998 में, तो इन्होंने थाली में परोस के 3 आतंकवादी वहां पे दिए। अटल जी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी ने, पाकिस्तान ने हमारे कारगिल पे कब्जा किया, अवैध घुसपैठ की। सेना कहती रही कि भाई आप हवाई हमला चालू करिए, हवाई हमला करने की हमें छूट दीजिए, नहीं तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान। कितने सैनिक शहीद हुए थे, आपको अंदाजा है? अटल बिहारी वाजपेयी, पता नहीं अब तो स्वर्गीय हो गए, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किस दबाव में थे? पाकिस्तान के आरएसएस पाकिस्तान के दबाव में थे, किसकी थी? उन्होंने हवाई सेवा या हवाई हमला करने की इजाजत नहीं दी सेना को, बोले कि आप नीचे से चढ़िए। वो सैनिक कहाँ बैठे थे? बिल्कुल टॉप चोटी पे। एक छोटा सा कंकड़ भी मारते ना, वो एक गोला बारूद के समान होता था। किस परिस्थिति में और कितनी लंबी लड़ाई चला के इन्होंने हमारे दोबारा जो है कारगिल हिल को जो है पूरा कब्जे में किया। ये तो इनकी नीयत। उसके बाद आडवाणी पहुंच जाते हैं जिन्ना की मजार पे माथा टेकने, पाकिस्तान परस्त। अब यही बांग्लादेश की बात आई है। नहीं, उतना दूर हम नहीं जाएंगे, हम आज के मुद्दे पे ही रहेंगे। आज के मुद्दे पे बहुत जरूरी है, जैसा मैंने हेडिंग दिया कि पीएम मोदी की छुट्टी करने की बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन की। लेकिन राजनीति में एक ऐसी परिस्थितियां, जैसे जो शब्दों में कई भूचाल कहते हैं, हलचल करते हैं, बौखलाहट कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, जो चीजें इस वक्त है, इंडिया गठबंधन जो ऐलान कर रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, तो इस वक्त अरावली को लेकर के पर्यावरण को जिनको फिक्र रहती है वह सड़क पर है, और अरावली के वजह से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को, पहाड़ी लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी, पहाड़े कट जाएंगी। जब 100 फीट के नीचे जो है उसे यह सरकार पहाड़ मानती ही नहीं है, उसे तो उसे खनन के लिए तैयार कर रही है, तो इसका मतलब तो रेगिस्तान बन जाएगा। अखिलेश यादव ने भी यही कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के इस ऐलान से, आंदोलन के, क्या मोदी सरकार संकट में आ जाएगी? देखिए, इसका जवाब मैं 2 पार्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं अरावली पे बोलूंगा। अरावली जो पर्वतमाला है, ये जो है दुनिया की सर्वप्रथम पर्वतमाला है, हिमालय से भी पहले अस्तित्व में आई थी। अरावली का काम क्या है कि थार जो रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है जो हमारे हिंदुस्तान का, राजस्थान साइड का, उसकी जो रेत और गर्म हवाएं और प्रदूषित हवाएं जो हमारे दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब चीजों को बालू उड़ के या पॉल्यूशन उधर से उड़ के आने से रोकथाम करती है, तभी यहाँ पे हमारा गेहूं की उपज और धान की उपज बहुत ज्यादा होती है। अब क्या होगा, अरावली पर्वतों को काट देंगे, सबसे पहले पर्यावरणीय नुकसान ये होगा कि दिल्ली तो समूचा वो रेगिस्तान में बदल जाएगी। दिल्ली के बाद इस पे हरियाणा पे पूरा असर पड़ेगा। हरियाणा जो सबसे नंबर 1 उत्पादक है गेहूं का, और पंजाब वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अपने हिमालय क्षेत्र में, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड सीधे उसके चपेट में आएंगे। जो आज की डेट में पहाड़ों पे जो बर्फ जमी है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो भयंकर सूखे में वो ग्लेशियर गल के आते हैं और
हमें जो है मैदानी क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्रों में फसल की सिंचाई के लिए, पीने का पानी के लिए वो सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। जब सारी रेत उड़ के आएगी, पहाड़ों पे चिपकेगी, तो रेत की क्वालिटी ये होती है कि वो गर्मी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। जब गर्मी एब्जॉर्ब करेगी और वहां पे गर्म पहाड़ों पे होगा, वहां पे ग्लेशियर टिक ही नहीं पाएंगे और सारी ग्लेशियर पिघल के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देंगे। अच्छा, उस दिन बाढ़ की स्थिति रहेगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान में क्या ना कि सूची 6 जो है, संविधान का सूची 6, हाँ सूची 6, यह तटीय पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को, पूर्वोत्तर के लोगों को जो यह पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनको एक अधिकार देता है कि सरकार का कानून वहां लागू नहीं होगा, वहां पर वह उनका कानून लागू होगा, लोकल कानून लागू, जो जनता का कानून लागू होगा। हाँ, वह जल जंगल जमीन का, कि वह चाहेंगे तो इजाजत देंगे खनन के लिए, वह नहीं चाहेंगे तो किसी को अधिकार नहीं देंगे, वह चाहेंगे तो कोई इंडस्ट्रीज बैठेगी। तो यानी कि उनको जो सूची 6 है उससे क्या नाम है कि हटा दिया गया, इसका मतलब संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि तो उस जगह पर भी खनन होगा। 800 किलोमीटर टोटल पहाड़ी है जो 100 मीटर से नीचे की है। 800 किलोमीटर 93% है टोटल आदावाली पहाड़ी का, 93% एरिया 100 मीटर के नीचे का है। नहीं, 91% है जो 100 मीटर के नीचे की है, 91%। मैं आधिकारिक बोल रहा हूं आपको, आधिकारिक आंकड़े मैं बोल रहा हूं आपको। हाँ, तो क्या अब इसका मतलब कि सरकार आम जनता के हक को भी छीन ली? तो फिर क्या ऐसे में जो जनता सड़क पर उतर रही है, और हर राज्यों में सरकार जनता उतर रही है हर जगह, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन इसका मतलब लाभ उठाएगा, उन लोगों की लड़ाई भी लड़ेगा? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बहुत शानदार है, और मैं दर्शकों को यह गुजारिश करूंगा कि अखिलेश यादव की इस ट्वीट को पढ़ना चाहिए। बहुत मतलब संदर्भ उन्होंने जो दिया वाकई काबिले तारीफ है। मैं ये बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। एनडीए गठबंधन जो है नहीं, मैं इसमें मजबूरी का फायदा की बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन इसका क्या नाम है कि लोगों के साथ खड़ा होकर के जो आंदोलन का ऐलान किया, तो इन लोगों के साथ भी खड़ा होगा इंडिया गठबंधन? हाँ, मैं इस मुद्दे, इस पॉइंट पे ABCD करके पॉइंट दर पॉइंट आऊंगा। हाँ, बताइए। एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, आपने गांव देहात में देखा होगा, मछली पकड़ने के लिए एक छोटा सा बॉक्स नुमा जाल बनाते हैं जो तालाबों में रात भर रख देते हैं। रात भर रखने के बाद छोटी मछलियां जो होती है ना, वो छोटे से छेद में खाने के लालच में उस जाल के अंदर एक बॉक्स नुमा होता है, आपने देखा होगा गांव के लोगों ने, जहां पे पानी की प्रचुरता होती है, तो उसमें उस जाल के अंदर खाना डाल देंगे और छोड़ देंगे रात भर पानी में। छोटी मछलियां खाने के लालच में वो छोटा सा छेद छोड़ देंगे तो उसमें घुसे, खाना खाएं, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता नहीं होता। अब क्या किया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने वही जाल हिंदुस्तान की जो भी छोटी पार्टियां थी, जैसे नीतीश हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, और रामविलास पासवान जी की पार्टी हो गई, इन सब के लिए वो जाल डाल दिया, अंदर दाना डाल दिया कि तुम एनडीए गठबंधन में आओगे, इतना फायदा होगा। वो लोग उस खाने की लालच में उस जाल में तो फंस गए भारतीय जनता पार्टी के। अब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर से इनके ऊपर तांडव कर रही है। अब वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से, तो वो क्या कर रही है, पानी से जाल को ऊपर कर ले रही है, तो वो मछलियां छटपटाने लगती है बिना पानी के। जैसे ही ऊपर करने का मतलब हुआ, इनके ऊपर डर दिखा देते हैं ईडी, सीबीआई, इनके चारित्रिक खनन और ये सारी चीजें दिखा करके कह रहे भैया अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो हम ये जाल ऊपर उठा लेंगे और बिना पानी के तुम तड़प तड़प के मरोगे तुम्हारी। अब उनकी मजबूरी होगी, उसमें फंसे हुए छटपटा रहे हैं। अब वो बचाव की उम्मीद भी कर रहे हैं और बचाव की गुहार भी लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया हम एनडीए से गठबंधन तोड़ने के नहीं उस पर हम आएंगे, एनडीए पर हम एनडीए पर आएंगे। अभी हम इंडिया के ये जानना चाहते हैं कि क्या यह अरावली पर्वत को लेकर के जो खुदाई करने की तैयारी चल रही है, और न्यायपालिका ने भी आदेश दे दिया इस चीज को लेकर के, तो क्या ये जनता के साथ में इंडिया कांग्रेस तो ऑलरेडी हर राज्यों में सड़क पर है,
मजदूरों को के साथ में मनरेगा को लेकर के। बाकी की दलें भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी के दलें नहीं है, विपक्षी दलें सड़क पर हैं और मजदूरों के साथ। तो अरावली को लेकर के पर्यावरण बचाओ बोल करके जो मुहिम चल रहा है, तो इसके साथ में इंडिया गठबंधन जुड़ने से क्या मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं कोई किसी चीज के, कि जनता जैन जी सड़क पर उतर जाएगी तो उससे संकट में आएगी सरकार? ये आपने एक हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम सुना होगा, पहाड़ बचाओ चिपको आंदोलन चालू किया था वृक्ष बचाओ उत्तराखंड के लिए। हाँ। ठीक है, सेम इसी तर्ज पे अरावली के लोगों ने कहीं से, मैंने भी ये सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल के माध्यम से, ये तो पहले सारे पहाड़ बेच दिए अपने व्यापारी मित्र अडानी और अंबानी को कि उसमें खनिज निकालो, खनन करो, खत्म करो। जो जेसीबी ऑपरेटर्स हैं, जो मजदूर, निम्न मजदूर काम करेगा, उन्होंने बिल्कुल स्ट्राइक कर दिए कि हम अपनी मशीन नहीं चलाएंगे तोड़ने, चाहे कुछ भी कर लो। सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को ये मजबूर होना पड़ेगा कि पर्यावरण के लिए, क्योंकि जनता का साथ इंडिया गठबंधन यानी कि हर कोई जो पर्यावरण प्रेमी है वो जो है सड़क पे होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को छोड़ के। वो एक गोदी मीडिया का चैनल देख रहा था, रजत शर्मा का, उनका क्या कहना है कि भाई दिल्ली के प्रदूषण की हवा अरावली पर्वत होने की वजह से बाहर नहीं जा पा रही, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। उन महान आत्मा को कौन समझाए भाई, जो दिल्ली में बरसात होती है, दिल्ली में जो फसलें होती हैं, हरियाणा में जो फसलें होती हैं, अरावली पर्वत की देन है। और दिल्ली में जो पेयजल है, जो पानी की व्यवस्था है, वो सब अरावली पर्वत की देन है। और उसी को तुम कह रहे हो हटाने की। ये तो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और इनके अंधभक्त अरावली पर्वत को भी दुश्मन। आज एक चीज और बताता हूं, अगर प्रभु श्री राम भी ना आके कह दें कि भाई अरावली पर्वत देश की धड़कन है, दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत राजधानी की धड़कन है, और इसको हटने से दिल्ली नष्ट हो जाएगी और उत्तर भारत नष्ट हो जाएगा, तो मालूम है इसको, प्रभु राम जी को ये भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त क्या कहेंगे? ये भी पाकिस्तानी है। यहां तक कि इनके गिरे हुए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता अभी तो जैन जी केवल जो है उसके लिए कह रहे थे, जैन जी समझ रही थी, लेकिन जब हमारी समृद्धि से, हमारे इतिहास से और हमारे धार्मिक आस्थाओं से अगर ये भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करेगी ना, अरावली पर्वत की सीढ़ियों में बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, कई शक्तिपीठ, कई मंदिर हैं उस पे, और क्षत्रियों का इतिहास अरावली पर्वत से जुड़ा है, महाराणा प्रताप का इतिहास अरावली पर्वत से जुड़ा है। अरावली की गोद में ही महाराणा प्रताप ने शरण ली थी, अरावली की गोद से ही अकबर जैसे महान को हराया था। तो क्षत्रिय समाज भी चुप नहीं बैठेगा, पर्यावरण प्रेमी भी चुप नहीं बैठेगा, और खासतौर से हमारी समाजवादी पार्टी, इसके लिए तो हम आंदोलनरत है, एक आंच नहीं आने देंगे। ठीक है।